हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ और आज कैपेसिटर का ये तीसरा वीडियो है। जो बच्चे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर इस वीडियो को देख लेंगे। आपको इसमें मिल जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट में। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के वीडियो में केवल डेरिवेशन है। ठीक है, आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो केवल डेरिवेशन बेस पर बनाया है। आज की वीडियो में आपको केवल डेरिवेशन मिलेगा, संयोजन कैसे किया जाता है कैपेसिटर का, और उससे पहले आपको जो है कुछ डेरिवेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, ओवेनिस्ट विभव पर मिलेगा आपको, और उसके बाद ऊर्जा में हानि है, ठीक है, उस पर आपको मिलेगा। तो आज का फुल्ली वीडियो डेरिवेशन बेस है, तो इसको लीव नहीं करेंगे और लास्ट तक बहुत आराम से देखेंगे, क्योंकि बहुत जो है काम की वीडियो है। चलते हैं। तो आज हम किस पर बात करने वाले हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो आज हम लोग का जो बात है आवेशित चालक के संयोजन पर आवेशों का पुनः वितरण एवं ऊर्जा हानि। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी लॉस ऑन कंबाइनिंग चार्ज कंडक्टर्स। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है, अब ये कितने होते हैं, तो इसमें आपको तीन चीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने तीनों यहाँ पर दे रखा है, पहला आपको पढ़ना है क्या, पहला आपको पढ़ना है उभयनिष्ठ विभव, बोले तो कॉमन पोटेंशियल। दूसरा आपको पढ़ना है चालकों में विभव परिवर्तन, बोले तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स। और तीसरा आपको पढ़ना है संयोजन में ऊर्जा हानि, लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तीन आपको डेरिवेशन आपको समझने हैं, जिसमें पहला डेरिवेशन आपका रहेगा उभयनिष्ठ विभव पर, दूसरा रहेगा चालकों में विभव परिवर्तन, और तीसरा आपका रहेगा संयोजन में ऊर्जा हानि। फिर इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कैपेसिटर जो है संधारित्र उनका संयोजन, चूंकि संयोजन कितने विधि से होता है या कितने प्रकार से होता है और किस तरह से उनका फार्मूला मिलता है, वो सारी चीज़ें। तो चलते हैं, पहला हमको पढ़ना है क्या, उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल। इसको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उभयनिष्ठ विभव को। उभयनिष्ठ विभव। अब ये उभयनिष्ठ विभव क्या चीज़ है, ठीक है, इसको समझते हैं बच्चे। बहुत आराम से समझेंगे, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आप भी आराम से देखते रहिएगा, बातों को समझते रहिएगा। चलिए, चलिए, ये क्या है, दो कैपेसिटर है, दो संधारित्र है, जिनमें आवेश है। ठीक है, आवेशों की मात्रा क्या है, अलग अलग है। आवेशों की मात्रा क्या है, अलग अलग है। एक में मान लेते हैं कि इस वाले में क्या है, Q1 आवेश है। कौन सा आवेश है, Q1। इसमें क्या है, Q2 आवेश है।
इसकी धारिता कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ इसकी धारिता कितनी है, C1 है, और इसकी धारिता कितनी है, C2 है। इसमें विभव कितना है, तो इसमें विभव मान लेते हैं कि इसमें V1 है, विभव V1 है, तो इसमें विभव कितना है, V2 है। समझ आई बात। माना दो संधारित्र जिसमें दोनों पर जो आवेश है वो अलग अलग रूप से वितरित किए गए। आवेश कैसे वितरित किए गए, अलग अलग रूप से। एक में आवेश क्या है, Q1, और दूसरे में आवेश क्या है, Q2। एक की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता क्या है, C2। एक में जो विभव है V1 और दूसरे में विभव क्या है, V2। तो ये पहले का है। इस समय अगर मैं इसकी धारिता निकालूं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, पहला कैपेसिटर, और ये कौन सा है, सेकेंड है। तो मैं पहले का धारिता निकालूं तो धारिता मैं निकालूंगा, चूंकि यहाँ पर, ठीक है, नोट करेंगे सभी। C1 बराबर Q1 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बराबर Q2 बटा के V2। ठीक है, इसे समीकरण मान लेंगे, क्या समीकरण मान लेंगे 1, और इसे समीकरण मान लेंगे 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्योंकि हमको पता है एक फार्मूला क्या पता है, फार्मूला हमें पता है कि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। ये फार्मूला हमें पता है। इसी बेस पर हम करेंगे क्या, C1 मतलब इसका कैपेसिटी निकालेंगे, तो इसका जो धारिता निकालेंगे C1 बराबर, तो इसके में आवेश कितने, Q1, और बटा के इसकी विभव कितना है, V1। और दूसरे वाले का जब निकालेंगे तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ पर Q2 बटा के V2। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इनमें एक चालक तार जोड़ देते हैं। इनमें क्या जोड़ देते हैं, एक चालक तार। ठीक है, मैं इसमें चालक तार जोड़ दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से एक मैंने चालक तार जोड़ दिया। जैसे मैं चालक तार जोड़ूंगा तो इनमें आवेश जो रहेगा वो Q1 ही रहेगा, इसमें आवेश जो रहेगा वो Q2 ही रहेगा, लेकिन इनमें जो विभव होगा दोनों में वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। जैसे ही हम इसमें चालक तार जोड़ेंगे तो चालक तार जोड़ते ही इस पे आवेश Q1 ही रहेगा, उस पर आवेश Q2 ही रहेगा, लेकिन इनके जो विभव होंगे वो कॉमन हो जाएंगे, विभव समान हो जाएंगे। कहने का मतलब कि उच्च विभव और जो निम्न विभव दोनों थे वो क्या हो जाएंगे, बराबर। तार जोड़ते ही दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं किसका, C का, यहाँ पर मान लेते हैं C1 का। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब यहाँ पर मैं लिख सकते हैं संयोजन के बाद, ये क्या था, संयोजन के पहले था, ये क्या था, संयोजन के पहले दोनों संधारित्र संयोजन के पहले दोनों संधारित्र की धारिता, ये संयोजन के पहले दोनों संधारित्र की क्या थी, धारिता थी। ठीक है, लेकिन अगर अब इसके बाद हम अब बता रहे हैं कि संयोजन के बाद दोनों संधारित्र की धारिता,
संयोजन के बाद दोनों संधारित्र की धारिता। देखो ये संयोजन से पहले का है और ये संयोजन के बाद का है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही सभी को। संयोजन से पहले क्या था, धारिता C1 थी, उसकी धारिता कितनी थी C2, इसमें आवेश Q1 था, उसमें आवेश Q2, इसका विभव V1 था, उसका विभव V2। तो हमने इसकी धारिता निकाली थी अलग अलग। धारिता अलग अलग क्या निकाली थी, C1 बराबर हमने क्या रखा था, Q1 बटा के V1 और C2 बराबर Q2 बटा के V2। क्यों रखा था, क्योंकि हमको पता है कि जो धारिता होती है C वो किसके बराबर होती है, Q बाई V के, तो हमने यहाँ पर रखा था। लेकिन संयोजन के बाद हमने देखा कि संयोजन करते ही किसी चालक तार से जैसे हमने जोड़ा तो जोड़ते ही क्या हुआ, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ विभव आ गया, मतलब दोनों को विभव क्या हो गए, बराबर, ठीक है। आवेश नहीं बराबर हुए, धारिता बराबर नहीं हुई, लेकिन विभव क्या हो गया, बराबर हो गया। तो संयोजन के बाद अगर हम इसका निकालें तो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे क्या, हम यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर निकालेंगे C1 बराबर Q बाई V और C2 बराबर Q1 बाई V और C2 बराबर Q2 बाई V। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब इसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कहाँ बढ़ा रहा हूँ, आगे। तो आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, Q1 का। किसका वैल्यू निकालेंगे, Q1 का। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे Q1 का, तो इधर V का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा बराबर के तो क्या होगा, मल्टीपल। तो Q1 बराबर हो जाएगा क्या, C1 इंटू V और Q2 बराबर निकालेंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। यहाँ तक सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत। Q1 बराबर C1 इंटू V हो जाएगा, Q2 बराबर C2 इंटू V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, C1 बराबर Q1 बटा के V, C2 बराबर Q2 बटा के V, दोनों में मैंने V रखा, क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन क्या है, V है, दोनों में कॉमन है, विभव V है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन हो गया। और इसमें क्या था, इससे पहले संयोजन से पहले क्या था, अलग अलग था, इसलिए हमने V1 और V2 कर दिया। कोई दिक्कत समझ में, किसी को कोई तरह की प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत है, चले आगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसका। अब आगे एक नियम आता है, आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम को ध्यान रखिएगा। कौन सा नियम, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। अब आवेश संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है, तो आवेश संरक्षण का नियम हमें यही बताता है कि किसी निकाय में जाने वाला आवेश और उससे निकलने वाले आवेश, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं, बोले तो संरक्षित होते हैं। मतलब किसी भी निकाय में आवेशों की किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, आवेश संरक्षित होते हैं, कंजर्व होते हैं, बचे रहते हैं, इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। मतलब संयोजन से पहले का आवेश और संयोजन के बाद का आवेश, दोनों आवेश क्या होने चाहिए, बराबर। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम हमें यही बताता है कि किसी भी प्रकार के जो संधारित्र में आप आवेश को संयोजन से पहले जितना आवेश रहेगा उसका, और संयोजन के बाद मतलब जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद दोनों आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, किसी प्रकार की 1% की भी आवेश में कमी नहीं आएगी। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो अब इस नियम से अगर हम बात करें आवेश संरक्षण का, तो यहां पर आवेश संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है, आवेश संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि संयोजन से पहले का आवेश, संयोजन से पहले का आवेश बराबर होगा संयोजन के बाद का आवेश। संयोजन के बाद का आवेश। समझ में आया बच्चों, संयोजन के पहले का आवेश
वो संयोजन के बाद के आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आवेश बराबर होंगे, कहीं 1% की कमी नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो संयोजन के पहले कितना आवेश है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। संयोजन के पहले कितना आवेश है, अब यहां पर देखिए संयोजन के पहले आवेश की अगर हम बात करें, C1 बराबर Q1 बटा के V1 है, C2 बराबर Q2 बटा के V2 है। तो यहां से हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते Q1 और Q2 की। और यहां पर हम ऑलरेडी Q1 और Q2 का निकाल चुके हैं संयोजन के बाद। तो संयोजन के बाद Q1 बराबर C1 इंटू V है और Q2 बराबर C2 इंटू क्या है, V है। तो संयोजन के बाद का हमें पता है, संयोजन के पहले का भी निकल जाएगा। चलिए, तो यहां पर संयोजन के पहले का जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, Q1 प्लस Q2। और संयोजन के बाद का भी आवेश होगा क्या, Q1 प्लस Q2। क्लियर। तो यहां पर संयोजन से पहले का जो आवेश होगा Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे सर Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 V1, यही होगा भाई। निकालेंगे जब, यहां से ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा था इससे पहले, मैंने यही लिखा था C1 बराबर Q1 बटा के V1। तो अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालूं तो V1 यहाँ पर क्या आ रहा है, भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा, मतलब Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। कोई दिक्कत समझने में। वैसे ही सेम यहाँ साइड में समझ लेंगे, C2 बराबर क्या था, C2 बराबर था Q2 बटा के V2। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा C2 और V2। कोई दिक्कत किसी को समझने में, किसी को समझने में कोई दिक्कत बताओ, नहीं हो रहा है, मैटर सारा आराम से चल रहा है ना, बहुत आराम से बढ़ा रहे हैं और बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ Q1 का संयोजन से पहले Q1 की वैल्यू कितना है, C1 V1, तो मैं यहाँ C1 V1 रख रहा हूँ, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर Q2 की वैल्यू C2 और कितनी है, V2 है, तो C2 इंटू V2 कर रहे हैं, बराबर। अब यहाँ पर संयोजन के बाद Q1 की वैल्यू कितनी थी, तो एक बार फिर से पीछे देख लेते हैं। संयोजन के बाद मैंने Q1 की वैल्यू कितनी की है, C1 भी, और Q2 की वैल्यू कितनी की है, C2 भी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, Q1 की वैल्यू रख लेंगे C1 भी और प्लस क्या, Q2 की वैल्यू रख लेंगे C2 भी। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 कर लेंगे, बराबर। देख रहे हैं कि दोनों में भी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि भी को मैं कॉमन ले लूंगा और यहां पर बचेगा क्या, C1 और प्लस क्या बचेगा, C2। समझिए बात, भी दोनों में कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, C1 और प्लस क्या बचेगा, C1 प्लस C2, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, भी बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको निकालना है क्या, विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल को भी को इधर कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2। अब पूरे के बटा चलाएगा, उधर भी में इसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, C1 और प्लस क्या C2 बराबर क्या बचेगा, भी। ये उभयनिष्ठ विभव का क्या है, फार्मूला है। यहाँ से आपको उभयनिष्ठ विभव का क्या मिलता है, फार्मूला मिलता है। ठीक है, इस फार्मूले को नोट करेंगे अच्छे से, इस फार्मूले क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। यहाँ पर ये उभयनिष्ठ विभव का आपको ये फार्मूला मिलता है। किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसे नोट करेंगे, ठीक है। अब इसी को आगे चलकर हम क्या करेंगे, रखेंगे, इसी को आगे चलकर हम रखेंगे, ठीक है। Q1 वाले पर, Q1 बराबर C1 B पर और Q2 बराबर C1, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं हम। चलिए, अब हमें प्राप्त हो गया उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। तो उभयनिष्ठ विभव, ठीक, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। हमको क्या मिला, हमको यही मिला, V बराबर क्या मिला, C1 V1 प्लस C2 V2, और पूरे का बटा में क्या मिला, C1 प्लस C2, ये हमको मिला, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हमको पुट करना है संयोजन के बाद वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक समीकरण मिलता है, समीकरण क्या मिलता है, हमको एक समीकरण मिलता है संयोजन के बाद का। यहाँ पर लिख लेंगे संयोजन
के बाद संयोजन के बाद का आवेश, संयोजन के बाद का आवेश। ठीक है, अब संयोजन के बाद का आवेश क्या था? तो संयोजन के बाद का आवेश था Q1 बराबर क्या था? C1 इंटू क्या था? V। तो अगर C1 इंटू V था तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहूँगा। Q1 बराबर मैं वैल्यू पुट करूँगा C1 V का, तो C1 होगा ही। अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर, V की वैल्यू आप रखेंगे सीधे क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 और पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा? पूरे के बट्टे हो जाएगा, कहेंगे सर C1 और C2। कोई दिक्कत किसी को? मैंने यहाँ पर बस V की वैल्यू की है। V की वैल्यू कहाँ से ली? यहाँ उभयनिष्ठ विभव है। ठीक है, तो ये हो गया Q1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गया? Q1 का। ठीक है, इसे समीकरण क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 1 तो पीछे मान चुके हैं आप, तो इसे समीकरण मान लेंगे 3। 1 2 मान चुके हैं, तो इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद Q2 की अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, ये Q1 की बात थी। Q1 में मैंने वैल्यू पुट किया है। अब अगर हम Q2 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 इक्वल, अब यहाँ पर Q2 बराबर क्या होता है? Q2 बराबर होता है C2 और V होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे C2 और V की वैल्यू रखेंगे क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 और पूरे का बट्टा क्या रखेंगे? C1 प्लस C2। ठीक है, इसे समीकरण क्या मानेंगे? इसे समीकरण मानेंगे 4। क्या मानेंगे? समीकरण 4। क्लियर? यहाँ Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं कि Q1 में Q2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। किसमें? Q1 में Q2 से। ठीक है, या कह सकते हैं समीकरण 3 को समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने। भाई इधर मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर क्लियर? समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देंगे तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर Q1 कर लूंगा और बटा में क्या कर लूंगा? Q2 कर लूंगा। भाई समीकरण 3 का Q1 है और समीकरण 4 का क्या है? Q2 है। भाग देना है तो भाई बटे में करना है। भाई जब भी भाग देंगे तो भाग में क्या करते हैं? बटे में करते हैं, यही ना करते हैं भाग में। तो यहाँ पर Q1 बटा के Q2 कर लेंगे और बराबर इनकी वैल्यू भी भाग में हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगा C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 ब्रैकेट क्लोज, पूरा C1 प्लस C2 अब पूरे के बट्टा में हो जाएगा क्या? पूरे बट्टा में हो जाएगा C2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अब पूरे के भाई ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि जो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा के C1 प्लस C2 है, वही ऊपर भी है और सेम वही कहाँ है? नीचे भी है। मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 बटा के C1 प्लस C2, जो ऊपर है सेम वही नीचे है। तो मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 बटा के C1 प्लस C2 को डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ? काट सकता हूँ। तो जैसे ही डायरेक्टली इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक आपको प्राप्त होगा इक्वेशन Q1 बटा के Q2 बराबर C1 बटा के C2। ठीक है, यहाँ पर ये आपको प्राप्त होगा एक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर, और इससे ये सिद्ध होता है कि जो आवेश होते हैं उनका अनुपात उनके धारिता के अनुपात के क्या होता है? समान होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा संयोजन के बाद। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, आपको एक लिखना पड़ेगा। ये क्या लिखना पड़ेगा आपको? तो मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना पड़ेगा। चलिए, आपको लिखना पड़ेगा संयोजन के बाद आवेशों का लिखना है। आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है।
ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि संयोजन के बाद जो आवेशों का अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आप ये एक स्टेप छोटा भी कर सकते हैं। आप एक स्टेप छोटा कहाँ से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप वैल्यू न भी रखें, भी का वैल्यू एक प्रकार से न भी रखें, मैं साइड में बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, आपको पूरा साइड में बता दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। चलिए देखिए, अगर आप जो है अगर वैल्यू ना भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं आ जाता। मैं कह रहा हूँ Q1 बराबर क्या था, C1 भी था, और Q2 बराबर क्या था, Q2 बराबर C2 और भी था। अगर मैं मैं इनका वैल्यू ना भी रखूँ तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, Q1 बटा के Q2 कर दूंगा, अब बराबर ये C1 भी बटा के क्या हो जाएगा, C2 भी। अब ये भी और भी दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों आपस में इनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो जब भी की वैल्यू दोनों बराबर होगी तो भी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, Q1 बटा के Q2 बराबर C1 बटा के C2। यहाँ से भी हो सकता है, आप वैल्यू न रखो तो भी आ जाएगा, समझ में आई बात। अगर आप वैल्यू नहीं भी रखते हैं तो भी आप इससे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ होता है, इस बात को समझिए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो इसे नोट करते रहेंगे, ठीक है, मैं आपको पीछे कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कहाँ से नोट करना है आपको, चलिए ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए आराम से। चलिए, अब इसमें से आप जो है एक स्टेप चल चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको जो यहाँ पर बताया था फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। आपने एक स्टेप अब समझ लिया है, आपने कौन सा स्टेप समझ लिया है, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। ये स्टेप आपने यहाँ पर डेरिवेशन इसका कर लिया है, उभयनिष्ठ विभव का आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं किसका, चालकों में विभव परिवर्तन का। किसमें, चालकों में विभव परिवर्तन का। इसका